तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एम जी हायर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द ब्रांच-स्टोक्स प्रॉब्लम के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रांच-स्टोक्स प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर जो पाथ हमारे पास होगा उस पाथ के लिए हम इक्वेशन ज्ञात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ आयलर-लैग्रांजियन के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें नंबर फर्स्ट हमने देखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए प्लेन। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे द ब्रांच-स्टोक्स प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। In this problem, we find curve joining two points which a particle falling from rest under the influence of gravity traveling from point 1 to 2 and speed of the particle is v। यहाँ पर हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को हम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्रीली मूव करवाते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो पार्टिकल हमारे पास होगा वो फ्रीली मोशन करता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। यहाँ पर अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट में ये जो पार्टिकल हमारे पास है, ये पार्टिकल इस पॉइंट 1 से इस पॉइंट 2 तक यहाँ पर मोशन करता है ग्रेविटी के प्रभाव क्षेत्र में। यहाँ पर हम देखते हैं देन इन ट्रांसवर्सिंग ds पोर्शन ऑफ द कर्व टाइम स्पेंट विल बी। अब यदि ये जो पार्टिकल है ये इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक यहाँ पर मोशन करता है, हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल की जो कंप्लीट मोशन होगी या पार्टिकल का जो कंप्लीट पाथ होगा वो ये वाला पाथ होगा t1 से लेकर और टाइम t2 तक। लेकिन यहाँ पर यदि हम इस पाथ में एक एलिमेंट कंसिडर करें, यदि हम यहाँ पर ds पोर्शन एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर करें तो ds पोर्शन के लिए जो ds जो डिस्टेंस होगी इसके लिए जो x और y के कंपोनेंट होंगे वो हम कंसिडर कर लेंगे dx और dy। देन यहाँ पर कहा गया है कि ट्रांसवर्सिंग ds पोर्शन ऑफ द कर्व टाइम स्पेंट। ds पोर्शन यहाँ पर ट्रांसवर्स करने के लिए, ds पोर्शन मोशन करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास जो टाइम स्पेंट होता है अर्थात इस ds डिस्टेंस को तय करने में जो टाइम लगता है वो टाइम हमारे पास होगा ds/v। यदि हम इस पार्टिकल की स्पीड को v कंसिडर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसलिए इस ds पोर्शन को जो तय करने में जो टाइम स्पेंट होगा वो होगा ds/v। सो दैट टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट 1 टू लोवेस्ट पॉइंट 2 विल बी। यहाँ पर तो हम देखेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल जो पाथ तय करने में जो यहाँ पर जो हमारे पास जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा। तो कंप्लीट मोशन तय करने में जो इसके पार्टिकल के द्वारा जो टाइम लगेगा वो टाइम हमारे पास होगा t12। तो t12 इक्वल टू हमारे पास होगा इंटीग्रेशन 1 to 2 ds/v। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल टाइम होगा इस कंप्लीट मोशन के लिए, जब पार्टिकल पॉइंट 1 से पार्टिकल पॉइंट 2 तक जब मोशन करता है तो इस मोशन के दौरान जो कंप्लीट टाइम हमारे पास लगेगा, टोटल जो टाइम होगा वो होगा t12 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 ds/v। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हम देखते हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर जो पार्टिकल हमारे पास होता है यदि उसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दें तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। देन 1/2 mv² इक्वल टू mgx। यहाँ पर जो हाइट होगी, ये जो हाइट होगी इस पार्टिकल की वो x हम कंसिडर कर सकते हैं। देन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी mgx एंड काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। देन यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √2gx। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है।
अब यदि हम टोटल टाइम इस पाथ के लिए जो टोटल टाइम t12 यदि ज्ञात करेंगे तो t12 हमारे पास होगा 1 से 2 ds की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। ds की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इस वाले, यदि इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करें तो ds की वैल्यू हमारे पास होगी √dx² प्लस dy²। देन यहाँ पर हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ds की वैल्यू पुट करेंगे तो √dx² प्लस dy² अपॉन √2gx इक्वल टू इसकी वैल्यू यहाँ पर नीचे v की वैल्यू हम √2gx यहाँ पर पुट करेंगे इक्वल टू 1 से लेकर 2 रूट यहाँ से हम dx² कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस dy ओवर dx²। dy अपॉन dx को हम y डैश लिख देंगे इंटू dx हमारे पास बाहर आ जाएगा और अपॉन है √2gx। देन जो टाइम होगा हमारे पास t12 वो होगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 और इसको हम ये जो हमारे पास है इसको हम एक फंक्शन कंसिडर करेंगे तो ये जो फंक्शन हमारे पास होगा ये होगा √1 प्लस y² अपॉन √2gx। देन एफ dx हम इसे लिख सकते हैं। वेयर हमारे पास जो फंक्शन है f इक्वल टू 1 प्लस y² अपॉन 2gx रेज़ टू पावर 1/2। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आयलर लाग्रांजियन इक्वेशन। हमने देखा था कि जो आयलर लाग्रांजियन इक्वेशन होती है हमारे पास वो होती है d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल y डैश माइनस डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन हमने ज्ञात की थी ये मिनिमम या फिर एक्सट्रीमम पाथ के लिए ये इक्वेशन ज्ञात की थी। फॉर t12 टू बी मिनिमम द इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर जो t12 होगा, जो टाइम होगा टोटल स्पेंट टाइम इन दिस मोशन, जो t12 टाइम होगा वो मिनिमम होने के लिए, ये t12 टाइम मिनिमम होने के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। अर्थात जो f हमारे पास ये फंक्शन इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा यदि t12 टाइम मिनिमम होगा। तो हम यहाँ पर अब ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन में हमें आवश्यकता पड़ती है डेल f अपॉन डेल y की और डेल f अपॉन डेल y डैश की। देन हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो दोनों वैल्यू हमारे पास जो होगी वो होगी, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे डेल f अपॉन डेल y। यहाँ पर जो डेल f अपॉन डेल y होगा वो होगा इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन f है, हमारे पास ये जो फंक्शन f है ये y पर डिपेंड नहीं करता है, ये केवल y डैश का फंक्शन यहाँ पर है, इसलिए डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। देन डेल f अपॉन डेल y डैश की वैल्यू हम यहाँ पर इसका y डैश के सापेक्ष y डैश के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन √2gx इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन √1 प्लस y डैश स्क्वायर इंटू 2y डैश इक्वल टू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा y डैश अपॉन √2gx इंटू √1 प्लस y डैश स्क्वायर। देन ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू और डेल f अपॉन डेल y डैश की वैल्यू, ये हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, देन हमारे पास इक्वेशन आती है d अपॉन dx y डैश अपॉन √2gx इंटू √1 प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर इस कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में वो 0 है, इसलिए इस ये जो वाली टर्म्स होगी इसको हम लिख देंगे इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू c। देन y डैश अपॉन √2x √1 प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू c। यहाँ पर जो √2g है वो भी एक कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए इस √2g की कंप्लीट टर्म्स को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट मिलेगा c। इसको हम लिख सकते हैं y डैश अपॉन √2x इंटू √1 प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू c, वेयर c इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यदि यहाँ पर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करें देन y डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू x 1 प्लस y डैश स्क्वायर, देन y स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू x प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर, यह हमारे पास y डैश स्क्वायर है, इस प्रकार से लिखेंगे। देन यहाँ से y डैश स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y डैश स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर माइनस x इक्वल टू x। यहाँ पर जो 1 अपॉन c स्क्वायर है ये एक कांस्टेंट है, इसको हम एक कांस्टेंट b कंसिडर कर लेंगे। देन y डैश स्क्वायर b माइनस x इक्वल टू x, ये यहाँ पर हम 1 अपॉन c स्क्वायर की जगह b पुट करेंगे। देन y डैश स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी x अपॉन b माइनस x। देन y डैश इक्वल टू y डैश की वैल्यू आएगी √x अपॉन b माइनस x।
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। देन यहाँ से हम इंटीग्रेशन करके वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई इक्वल टू हमारे पास आएगा रूट एक्स अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी डैश। सी डैश यहाँ पर अनदर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं अब इस जो हमारे पास ये जो टर्म्स आई है y इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी डी एस, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इफ़ लेट अस कंसिडर x इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा एंड देन यहाँ पर dx की वैल्यू हमारे पास आएगी 2b साइन थीटा कोस थीटा। देयरफॉर यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी, हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे b साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम x की जगह b साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। देन dx की वैल्यू हमारे पास dx की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 2b साइन थीटा कोस थीटा। इस इक्वेशन में रखेंगे। देयरफॉर y इक्वल टू हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 2b साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा प्लस सी डैश। देन y की वैल्यू हमारे पास आएगी b, हम यहाँ से बाहर ले लेंगे b, और कोस थीटा से कोस थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी डैश, b हम बाहर ले लेंगे। y इक्वल टू b। अब साइन स्क्वायर थीटा की जो 2 साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसलिए इसकी जगह हम ये पुट करेंगे डी थीटा प्लस सी डैश। देन y इक्वल टू b, यहाँ से यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा का डी थीटा, देन आएगा हमारे पास थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस सी डैश। फिर y इक्वल टू बी अपॉन 2, यहाँ से हम 1/2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो b अपॉन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस सी डैश। दस द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व r, यहाँ पर जो हमारे पास इस कर्व के लिए जो हमारे पास ये जो मोशन पाथ था, तो जो हमारे लिए ये जो पाथ था, इस पाथ के लिए जो, या फिर ये इसे हम कर्व भी कह सकते हैं, इस कर्व के लिए जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। दस द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व आर x इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा हमने कंसिडर किया था। यहाँ पर x की वैल्यू, यदि हम x की वैल्यू बात करें तो x की वैल्यू हमने कंसिडर की थी b साइन स्क्वायर थीटा, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे b साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, x इक्वल टू b बाई अपॉन 2 1 माइनस कोस 2 थीटा, y इक्वल टू b अपॉन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस सी डैश। यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू प्राप्त होती है, x की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी x इक्वल टू b अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा, और जो y की वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो होती है b अपॉन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस सी डैश। सिंस द कर्व पासिंग थ्रू 0 0, यदि ये जो कर्व हमारे पास है, यदि ये कर्व 0 0 अर्थात ओरिजिन पॉइंट से ये बिलोंग करे, जैसे यहाँ पर ये जो कर्व है ये इस ओरिजिन पॉइंट से यदि थ्रो हो, यदि कर्व ओरिजिन पॉइंट से पासिंग होगा तो हमारे पास जो सी डैश है उस सी डैश की वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर यहाँ पर जो x की वैल्यू हमारे पास होगी x इक्वल टू b अपॉन 2 1 माइनस कोस 2 थीटा एंड सी डैश की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। देन y इक्वल टू b अपॉन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये हमारे पास दो इक्वेशन प्राप्त होती है, x इक्वल टू b अपॉन 2 1 माइनस कोस 2 थीटा एंड y इक्वल टू b अपॉन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखें कि यदि इफ़ यहाँ पर जो हमारे पास 2 थीटा है उस 2 थीटा की जगह हैं हम पुट कर देंगे फाई, एंड जो हमारे पास b अपॉन 2 है इस b अपॉन 2 की जगह हम पुट कर देंगे a। तो चलिए हम पुट करते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में।
Let 2 theta equal to phi and b upon 2 equal to a, then equation of the curve becomes as x की वैल्यू हमारे पास आएगी a 1 माइनस कोस फाई एंड y की वैल्यू हमारे पास आएगी a फाइन फाई माइनस साइन फाई, क्योंकि हम यदि ये वैल्यू इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पर आती है, दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट ए साइक्लॉइड, ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक साइक्लॉइड के कर्व को रिप्रेजेंट करती है। और जो साइक्लॉइड का जो कर्व हमारे पास होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमारे पास ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट से जैसे यहाँ पर यदि हम कोई एक सर्किल कंसिडर करें, यहाँ पर यदि हम कोई एक सर्किल कंसिडर करेंगे और जो सर्किल पर यदि सर्किल का जैसे ये वाला हमारे पास सर्किल है, यदि सर्किल की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर यदि हम कोई पॉइंट लेंगे और उस सर्किल को इस एक्सिस पर यदि रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार का ये जो पाथ प्राप्त होता है ये साइक्लॉइड पाथ कहलाता है।